आम कश्मीरी जो है वो अमन प्रस्त है, आम कश्मीरी जो है वो तरक्की चाहता है, आम कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना करता है। अभिजीत भाई, मैं जो एक बड़ा बेसिक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या आप अपनी पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, या आप समझते हैं नहीं कि आप इसी तरह भारत में जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं ये आपके लिए ठीक है? मेरा ये एक सादा सवाल है, क्योंकि यहां पे जो कश्मीरी है वो तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी आजाद हों। आपका मैं कश्मीर का सवाल जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? यहां का कश्मीरी तो इस तरह चाहता है, कुछ पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं, कुछ आजाद होना चाहते हैं। आपका कश्मीरी क्या चाहता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा कश्मीरी हिंदुस्तान से लग नहीं है, हमारा कश्मीरी हिंदुस्तान से लग नहीं है। और हमारा जो आपके कश्मीर की तो मैं बात नहीं करूंगा, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर शायद लोगों की जो आप एक एवरेज इनकम कह सकते हैं वो बड़ी लो होगी, या उन लोगों के पास वो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं होगी। जबकि अगर आप हमारे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में काफी जो बाकी स्टेट्स हैं उनसे काफी बेहतर है। और अगर मैं पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की भी बात करूं, तो अगर आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो 70% जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो बेचारे दिन में $1 या $2 से ऊपर की भी उनकी आमदनी नहीं है। लेकिन अगर आप कश्मीर के मुस्लिम्स की बात करें तो ये शायद साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बेहतर, जिसे इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप कहें तो सबसे बेहतर यही मुस्लिम्स है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज इनके मन में कभी भी, मन में ख्याल भी कभी रहा होगा कि ये अपने आप को पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। दे आर प्राउड टू बी इंडियंस। और मैं क्योंकि कश्मीर के हर एक हिस्से, एक एक कोने में खुद गया हूं, मैंने कहा 1%, 2% के तो वैसे एलिमेंट्स आपके पाकिस्तान में भी हैं जो हमेशा अलग ही सोच रखते हैं। वैसे फैनेटिक लोग हर जगह पर होते हैं, उनको आप साइड पे छोड़ दीजिए। आम कश्मीरी जो है वो अमन प्रस्त है, आम कश्मीरी जो है वो तरक्की चाहता है, आम कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना करता है। ओके, आपने कहा कि वो मुसलमानों की जो पोजीशन है वो $1 कमाते हैं। वैसे तो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी कहते हैं कि तकरीबन 600 से 700 मिलियन लोग जो इंडिया के अंदर है वो $2 से $3 कमाते हैं। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। सो जो मैं ओवरऑल इंडिया की पूरे बात कर रहा हूं, हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ा है, 135 करोड़ लोग हैं, 600-700 मिलियन लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर बनता है। सो बाकी अपर क्लास ज्यादा है, फिर मिडिल क्लास है, फिर पॉवर्टी है, तो वो तो हर जगह भी है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। लेकिन अभिजीत भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज है, चले ये सवाल तो आपका हो गया, मुझे ये बताएं कि ये जो ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के, लग रहा है, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल हुए हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल एलओसी के ऊपर एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 के लिए जा रही है, वहां पे बहुत अच्छी मूव है। पाकिस्तान और भारत के स्पाई चीफ्स की मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी चीज है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। कश्मीरी इसको कैसे देखता है? वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के लोग इसको कैसे देखते हैं कि वंस फॉर ऑल ये चीजें ठीक हो जाएंगी, या वो अभी भी स्केप्टिकल हैं, समझते हैं कि नहीं ये चीजें बेहतर नहीं होंगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर के लोग हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों, बेहतर हों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उनका एक पाकिस्तान के साथ ठीक है लगाव तो है ही। अब मैं इसको तो मैं डिनाई नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन एक चीज समझे चीमा साहब, जो मुझे लगता है हम लोगों को जानने की बड़ी जरूरत है, क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या अच्छे ताल्लुकात इनके क्यों नहीं हो सकते आपस? हमारा आपस में ऐसा क्या है जो हमें बांटा गया? ये किसने बांटा? आपके सामने देख लीजिए, जिन अंग्रेजों ने हमें बांटा आपस में, उसके बाद कुछ बेवकूफियां हमारे उन लीडरों की उस समय पर रही। मैं इसमें किसी को भी क्लीन चिट तो दूंगा नहीं, लेकिन क्या ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे की तरह भाइयों की तरह रहते थे, ये दोनों अलग क्यों हुए? अरे आज की डेट में अगर ये लोग इकट्ठे आना चाहते हैं तो देखिए, ये इनिशिएटिव 2014 के बाद बिल्कुल इसको आप देखिए बड़े संजीदगी से जो है हमारे यहाँ पर सरकारों ने निभाया। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक बड़े प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद वो बड़ी देर बाद, इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद कोई पार्टी जो है वो रूल में आई। तो मोदी जी का पहला जो आपकी तरफ एक कदम था, अमन की तरफ पैगाम था, वो ये था कि उन्होंने आपके प्रधानमंत्री को यहाँ इनवाइट किया अपनी ओथ सेरेमनी के लिए। और उसके बाद आप देख लीजिए, एक बार मोदी जी नवाज शरीफ साहब के वहां पर किसी फंक्शन में भी पहुंच गए। अब ये तो दोनों ही देशों की एक कोशिश रही एक दूसरे के साथ कि हम अपने ताल्लुकात अच्छे करें, लेकिन ये ताल्लुकात कौन नहीं चाहता अच्छे करें? कहीं ना कहीं मैं इसमें किसी को अब कहना तो क्या कहूं, लेकिन ये मीडिया की एक जो वॉर छिड़ जाती है ना,
मैं तो बड़ा खुश हुआ जब मैंने देखा आपने एक ऐसा चैनल स्टार्ट किया जहां पर कम से कम हम वो जो मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर बातें करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के भी अगर आप चैनल्स को देख लीजिए तो उनकी टीआरपी इसीलिए होगी कि पाकिस्तान को कितनी गाली दी, पाकिस्तान के चैनल्स को देख लीजिए तो हिंदुस्तान को कितनी गाली दी। जब मोदी जी नवाज शरीफ के वहां पर पहुंचे उनके किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, तो पाकिस्तान के चैनल ने भी कहना शुरू कर दिया उस समय, ये जी बिना वीजा के बिना किसी के यहाँ पर पहुंच गए, या हिंदुस्तान के चैनलों ने कहना शुरू कर दिया शेर दहाड़ने चला गया वहां पर, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये जो हमारी आपस में जो ये फ्रिक्शन पैदा की गई है, ये कहीं ना कहीं मीडिया की जो देन है, ये उनकी अपनी टीआरपी के चक्कर में ये लोग दोनों देशों को जो है अलग करके रखना चाहते हैं। मैंने जैसे आपको एक बात बताऊं कि 2 साल पहले 3 साल पहले चाय डायलॉग्स थे जहां पर आपके पाकिस्तान से कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे, जिन्ना यूनिवर्सिटी के भी कुछ लोग थे, कुछ हम लोग थे वहां पर। मैंने जब देखा तो वो कर भी कौन रहा था, बीएचसी कर रहा था। अब देखिए जिन लोगों ने हमको एक दूसरे से अलग किया वही लोग आज हमें मिलाने की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी तीसरे को क्यों हमें मिलाने की जरूरत है, जब एक इंसान का, एक हिंदुस्तान का पाकिस्तानी के साथ जो है अपने ताल्लुकात, एक आम इंसान की आम इंसान के साथ जब एक रिश्ता बनेगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी हमें अलग कर पाएगा। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जब भी कोई हिंदुस्तान का नागरिक सऊदी में होता है, लंदन में होता है, यूके में होता है, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? पाकिस्तान का नागरिक। पाकिस्तान और हिंदुस्तानी दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं, कई जगहों पर इकट्ठे वो रूम्स भी शेयर कर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों ओमान में था तो एक ट्रक ड्राइवर मिल गए, पाकिस्तान का जो वहां पर था वो लड़का, वो ट्रक ड्राइवर था, और जो कंडक्टर था वो हमारे हिंदुस्तान का था। दोनों मिलकर अपनी रोटी पका रहे थे। तो कहने का ये मतलब इन दोनों मुल्कों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कल्चर सेम रही, हमारी बैकग्राउंड सेम रही, हमने इकट्ठे इस आजादी के लिए लड़े थे हम लोग। आज ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया है कि हम देखें कि एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी फ्रिक्शन, इतना बड़ी आज दुश्मनी पैदा हो चुकी है। अरे आपकी क्रिकेट टीम है, आपके पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आप पूरी दुनिया से हारे लेकिन हिंदुस्तान से नहीं हारना। हमारे यहाँ पर अगर पाकिस्तान से हार गए तो आपको वापस आते पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या फेस करना पड़ेगा। ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया ना इतने दिनों से, उसको आज की डेट में कमर चीमा साहब इतना बढ़िया आपने ये काम शुरू किया, और मुझे लगता है ऐसी इंटरेक्शन आपस में होनी चाहिए, मैन टू मैन इंटरेक्शन, एक आम पाकिस्तानी और आम हिंदुस्तानी की इंटरेक्शन। हमारे पास बांटने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं है, हमारी बाउंड्रीज आज की डेट में डिफाइंड है। चले जहां कहीं पे आपस में मनमुटाव हो गए वो बैठकर भी सॉल्व हो सकते हैं। मैंने एक बार कमर चीमा साहब एक डिबेट में बहुत बढ़िया बात कही थी आज से 3-4 साल पहले जी न्यूज पे, कि इतना बड़ा बॉर्डर है, गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू हो जाए ऊपर कारगिल तक, अब देखिए कितनी फौज आपने लगा रखी है, कितनी फौज हमने लगा रखी है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इनके एक्सपेंडिचर की कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये एक्सपेंडिचर आप अपने लोगों के ऊपर खर्चे, हम अपने लोगों के ऊपर खर्चे, तो जो आप अभी बात कर रहे थे पर कैपिटा इनकम, ये कहीं की कहीं पहुंच जाए। इसको जरूरत ना पड़े हमें इन बेवकूफियों के ऊपर खर्चने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, ये तो ऑब्वियसली जाहिर बात है, ये डीएस्केलेशन होनी चाहिए, डिफेंस पे इस तरह नहीं लगाना चाहिए। गो कि आपकी सरकार तो बहुत पैसा लगा रही है और हम उसमें अभी कम कर रहे हैं, लेकिन वो एक और मारूजी हालात है। आगे चलते हैं। अभी ये बताएं कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है अभिजीत साहब, वहां पे क्या कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है? वहां पे अगर यूरोपियन डिप्लोमेट्स आते हैं तो कर्फ्यू लगा के उनको लेके आना पड़ता है। क्या वहां पे अभी जो है वो नॉर्मल जिंदगी चल रही है? लास्ट टाइम जो हमने पिक्चर्स देखी थी उस वक्त तो बड़े बुरे हालात थे वहां पे। लोग जो है उनको वो नॉर्मल रोजगार लेने में भी तलाश में जो मुश्किल पैदा हो रही थी। रिसेंटली उन्होंने कहा जी कि 2G 3G जो इंटरनेट वहां पे पहुंच रहा है। सो व्हाट इज द स्टेटस नाउ? कोई उनकी जिंदगियों में बेहतरी आई है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनकी सुन नहीं रही। भारत जो है वो अपना जो मर्जी करता रहे, वहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी बाहर भेज दिया। सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन? कश्मीरी कितने को इस चीज से अनॉयड है? ये बड़ा गलत सा एक नोशन आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता कौन सा चैनल आपको ऐसी खबरें देता है कि वहां पर ऐसी सिचुएशन होगी या यूरोपियन डेलीगेशन के आने से वहां पर कौन से हालात खराब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। डीडीसी के इंतखाबात हुए जिसमें बड़ी भारी शिरकत की कश्मीर के लोगों ने भी, और अपने चुने हुए लोगों को आगे लेकर आए। वही चुने हुए लोगों ने आगे यूरोपियन डेलीगेशन के लोगों के साथ मुलाकात की है। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी सियासत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े के ऊपर जो है वो कायम है। वो लोग जो अपने आप को वहां के पॉलिटिकल रहनुमा मानते हैं, उनको तो आम कश्मीरी कब से दरनिकाल कर चुका है, जो कि पिछले डीडीसी के चुनावों में भी आपको पता चल चुका होगा। तो ये कहना कि वहां पर पता नहीं लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड है, लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं और आज की डेट में लोग बड़े सुकून से हैं। पिछले 1-2 दशक 2-3 दशक का जो वहां पर दौर रहा वो जरूर खराब रहा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो
आपकी तरफ से जो वहां पर भेजे जाते हैं टेररिस्ट, या आपकी तरफ से जो चीजें वहां पर की जाती है, उसके कारण ही यहाँ पर प्रॉब्लम है सारी की सारी। मैं आपको एक बात बताऊं कमर चीमा साहब, जब आप ऐसी बात करते हैं, आप एक चीज समझिए, आपको लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कौन सी एक लड़ाई शुरू होगी, कुछ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी अगर आप देखते हैं, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, उसका अगर आप तार जोड़ेंगे तो आपके आप ही के मुल्क के साथ जुड़ेगा, और कहीं से नहीं जुड़ता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं। यहाँ पर अगर एक बंदूक भी आई होती है, वो भी वहीं से आई होती है सारी की सारी। अब रही बात कि कौन से लोग हैं, कौन से हैं जो इन ऐसे बंदूकों को उठाकर या ऐसी सो कॉल्ड जिहाद की बात करते हैं, या सो कॉल्ड जो वो सेपरेटिज्म की बात करते हैं, ये सब के सब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। अब ये 15-14 साल का, पिछले अभी थोड़े दिन पहले ही एक एनकाउंटर हुआ जिसमें किसी का बच्चा उठाकर, तो 15-16 साल के जो टेररिस्ट लड़के थे वो उठाकर अपने साथ ले गए। फिर उस बेचारे के पूरे उसके माँ बाप को लाया गया। माँ बाप ने आकर उस एनकाउंटर के अंदर उनको कहा कि यार तुम वापस आ जाओ, हमारा तुम एक ही एक बच्चा यहाँ से जबरदस्ती ले गए, इसकी 3 बहनें हैं, इसके अब्बा जो है वो बीमार है, हम कैसे जिएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हो। अब जब मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ, ये बच्चे कौन से हैं, ये वही बच्चे हैं जैसे आप देख लीजिए पूरी दुनिया में पबजी खेलकर तो पबजी के पीछे जान देने को चल पड़ते हैं। ऐसे ही चंद वो लोग हैं जो इस कारण बरगलाए जाते हैं, लेकिन बरगलाने में आपका मुल्क कोई भी पीछे कसर नहीं छोड़ता। तो ये हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अगर आप इनको बरगलाना बंद करेंगे तो वो जो थोड़े से बच्चे हैं वो भी ठीक हो जाए। अभिजीत भाई, 6-7 लाख फौज बैठी हुई है, आप क्या समझ रहे हैं कश्मीरी वहां पबजी खेल के, तो वो पबजी तो अगले दिन आई है। जब से आपने भारत ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, तब तो आईटी नाम की दुनिया में चीज ही नहीं होती थी। और मुझे ये बताएं कि वो लोग जो पिछले इतने सालों से इंडियन सरकार के साथ लड़ रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, अभी तो आपने वहां पे मैसिव जुल्म सितम हुआ है। अब क्या समझते हैं, ये पबजी के इंस्पायर्ड लोग हैं, ये कोई ऑनलाइन गेमें खेलते रहे हैं, ये जो 7 दिहाइयों की जो स्ट्रगल है ये पबजी के बराबर की है। देखिए, आज का बच्चा अगर पबजी खेल रहा है तो इसका मतलब मुझे ये बताएं, कश्मीर में आपको इतने एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, अगर इतनी नॉर्मल कंडीशन हो, मीडिया वहां पे नहीं है, राहुल गांधी वहां, मुझे बताएं ना, जब से ये आपके ये जो कानून साजी की हुई है 370-35A की, क्या कोई ऑपोजिशन लीडर कश्मीर में, किसी को आने नहीं, घुसने नहीं देते आप लोग इंटरनेशनल प्रेस को नहीं आने देते। आप जब जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं उनको कर्फ्यू लगा के तो सड़कों के ऊपर लेके आते हैं। अगर इतने नॉर्मल हालात हैं तो उनको मिलने देना चाहिए, लोगों को बाहर आना चाहिए। अब ये फ्रीडम स्ट्रगल पबजी से इंस्पायर्ड तो नहीं है ना अभिजीत भाई, इतना आसान तो ना लेकर। अरे कमर चीमा साहब, मुझे बताएं कि आप बोलते हैं ये जिसको आप सो कॉल्ड जो भी आप फ्रीडम स्ट्रगल का नाम देते हैं, मुझे बताएं 89 से पहले यहाँ क्यों सारे के सारे हालात ठीक थे, ये बता दीजिए मुझे। उससे पहले का किसी को ये अचानक 89 और 87 के बाद अचानक से ही रातों रात इनको कोई ख्वाब आ गया कि हमें अब ऐसा करना और वैसा करना। अरे ये हालात क्यों खराब हुए, कहां से खराब हुए, इसको कम से कम आप तो माने कि कहां से खराब हुए। अगर ऐसे हालात होते तो 47 के बाद ही खराब रहते ना यहाँ।